फ्रेंड्स, आज हम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन है। अध्याय 4 भाग 5 में इसका वर्णन है अनुच्छेद 124 से 147 तक। यह शीर्ष न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान का व्याख्याकार, अंतिम अपीलीय न्यायालय या मूल अधिकारों का रक्षक, ये सभी सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन किस तरह से हुआ, अनुच्छेद 124 में वर्णित है। 124(1) में उच्चतम न्यायालय का गठन, 2 में न्यायाधीशों की नियुक्ति, 124(3) में योग्यता, 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का कारण, 5 में हटाने की प्रक्रिया, 6 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ का वर्णन है। 124(7) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवा शर्तें हैं। अनुच्छेद 124 का, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जब तक रहेगी जब तक कि संसद द्वारा सदस्य में परिवर्तन न कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की संख्या 8 होती है, मूल रूप से 1+7। 1956 में 11 थी, 60 में 14 हुई, 77 में 18 हुई, 86 में 26 और 2009 में 31, 2019 में 34, वर्तमान में 34 है। सुप्रीम कोर्ट का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ। 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय की जगह भारत का सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया 1950, 26 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये 50वें हैं। उससे पहले उदय उमेश ललित, उससे पहले 48वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे NV रमन्ना, अभी हैं चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश रहे YV चंद्रचूड़, जो कि 78 से 85, 7 वर्ष तक ये 16वें मुख्य न्यायाधीश थे YV चंद्रचूड़ जी, और इन्होंने 7 वर्ष तक ये पद संभाला। सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश रहे कमल नारायण सिंह, मात्र 18 दिन। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं HS कपाड़िया जी, जो कि 38वें मुख्य न्यायाधीश रहे। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश रहे KG बालकृष्णन जी, जो कि 37वें मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के प्रथम सिख मुख्य न्यायाधीश रहे जगदीश सिंह खेहर, जो कि 44वें थे। भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, जो पहले राष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और बाद में मुख्य न्यायाधीश बने। भारत में अभी तक एक भी महिला को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया है। अभी तक 11 महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अभी तक 11 महिला को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, परंतु मुख्य न्यायाधीश किसी को नहीं बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी 89 से 92 तक रही। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश हेमा कोहली, नागरत्ना और त्रिवेदी। सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश कौन कौन है? हेमा कोहली, VV नागरत्ना, बेला M त्रिवेदी। वकील से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी, पहले वकील थी फिर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी, वो है इंदु मल्होत्रा। जनहित याचिका का जनक है PN भगवती। जनहित याचिका का जनक कौन है? PN भगवती। राम जन्मभूमि फैसले के वक्त मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई, जो कि 46वें थे। अनुच्छेद 124(2) में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है। 124(2) में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है। यह केवल परंपरा है, बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर, प्रारंभ में यह नहीं था। नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में 2 बार वरिष्ठता प्रणाली को उल्लंघन किया गया है। 1877 में 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता को छोड़कर अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 1973 में ऐसा किया गया। 1977 में भी AR खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन करके MH बेग को
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। हालांकि एक बार जफर नाम की अस्वस्थता के कारण गजेंद्र गडकर को सीजीआई बनाया गया। 64 और 66 में ऐसा हुआ। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। प्रथम जजेस केस 1982 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परामर्श से तात्पर्य विचारों के आदान प्रदान से है। द्वितीय जजेस केस 1993 में हुआ, पहला 82 में हुआ, दूसरा 1993 में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह परामर्श मुख्य न्यायाधीश के साथ दो अन्य न्यायाधीश मिलकर देंगे। कॉलेजियम परंपरा प्रारंभ हुई 1993 में। 1+2 सदस्यों का समूह इसमें रहेगा। द्वितीय जजेस केस 1998 में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परामर्श देने के लिए मुख्य न्यायाधीश के साथ चार अन्य न्यायाधीश भी होंगे। बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। कॉलेजियम का वर्तमान स्वरूप 1998 में। राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। कॉलेजियम का कार्य सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करना है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण हेतु सिफारिश भी करना है। 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन जो कि 2014 में हुआ। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। कॉलेजियम प्रणाली समाप्त की गई। 99वें संविधान संशोधन जो कि 2014 में हुआ, कॉलेजियम प्रणाली समाप्त कर दी गई। 2015 में JS खेर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस NJAS को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दिया। किसने? JS खेर की अध्यक्षता में। पुनः कॉलेजियम प्रणाली फिर लागू की गई। कब? 2015 में। 2014 में निरस्त की गई, फिर 2015 में वापस लागू की गई। अनुच्छेद 124(3) में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की अर्हताएं या योग्यताओं का वर्णन है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 124(3) में कहा गया है नागरिक होना चाहिए। उच्च न्यायालयों में लगभग 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। किसी उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। राष्ट्रपति की नज़र में एक पारंगत विशेषज्ञता हो। अनुच्छेद 124(4) में न्यायाधीशों को पद से हटाने का विवरण है। कारण क्या क्या हो सकते हैं? या तो कदाचार साबित हो या असमर्थता। 124(5) में 124(4) के तहत संसद और विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। संसद ने 1968 में न्यायाधीश जांच अधिनियम बनाया था। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। अगर हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सदस्य, या राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्य कम से कम उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर होने के बाद यह प्रस्ताव स्वीकृति हेतु अध्यक्ष सभापति को भेजा जाएगा, जिससे ये स्वीकार अस्वीकार कर सकते हैं। स्वीकार करने के बाद एक जांच समिति बनाई जाएगी। उसमें 3 सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और पारंगत विधिवेत्ता। इस जांच में दोषी पाए जाने पर जिस सदन में प्रस्ताव लगाया गया वह सदन इस पर विचार करेगा। अब दोनों सदन विशेष बहुमत से पास कर देते हैं, तब राष्ट्रपति आदेश निकालकर न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। इस प्रक्रिया में न्यायाधीश अपना पक्ष रखने हेतु भाग ले सकता है। यह प्रक्रिया सांसद के एक सत्र में पूरी होनी चाहिए। इस प्रक्रिया से अभी तक सुप्रीम कोर्ट के एक भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया है। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर प्रथम बार 1991 में चली। वी रामास्वामी इनको हटाने के लिए जांच समिति में दोषी पाए गए, लेकिन यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं हो सका, या क्योंकि कांग्रेस ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया था। दीपक मिश्रा, 2018 में दीपक मिश्रा को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा के 64 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, लेकिन सभापति वेंकैया नायडू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अनुच्छेद 124(6) में शपथ का वर्णन है, जो कि 3वीं अनुसूची में है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाएगा। व्यवहार में मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अन्य न्यायाधीशों को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अनुच्छेद 124(7) में सेवा शर्तों का वर्णन है। कोई भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका है, वह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 125 में वेतन भत्तों का वर्णन है, जो कि 2वीं अनुसूची में दिया हुआ है। संसद द्वारा कानून बनाकर भारत की संचय नीति पर भारित होता है। वित्तीय आपातकाल में इनमें कटौती हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, अन्य न्यायाधीश 2,50,000। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का वर्णन है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, अनुपस्थित हो या कार्य करने में असमर्थ हो, तब इनकी नियुक्ति होती है।
अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। 127 फर्स्ट 1 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की शक्तियाँ कम होने की वजह से गढ़पूर्ति नहीं हो। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का वो न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखता है, उस व्यक्ति को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति परामर्श से तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 127(2) में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हो तथा कर्तव्यों का निर्वहन करे, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अधिकार प्राप्त करे। हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति का वर्णन। 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति का वर्णन है। आवश्यकता होने पर मामलों की सुनवाई हेतु होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही करता है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इसका वर्णन अनुच्छेद 129 में है। अनुच्छेद 129 में वर्णन है। अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई एवं फैसले सार्वजनिक अभिलेख की तरह साक्ष्य की तरह रखे जाएंगे, जिन्हें विधिक संदर्भ के काम में लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारण का वर्णन है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली या ऐसे किसी स्थान पर हो सकता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से तय करे। यह व्यवस्था वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। 130 में उच्चतम न्यायालय के स्थान निर्धारण से संबंधित है। कुछ समय के लिए 1950 में हैदराबाद तथा 1954 में श्रीनगर सुप्रीम कोर्ट ने कार्य किया था। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता प्रारंभिक अधिकारिता का वर्णन है। वो मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में ही हो, जो मामले सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। भारत सरकार बनाम एक राज्य या अधिक राज्य, भारत सरकार प्लस एक राज्य बनाम एक राज्य अधिक राज्य, दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, राजनीति से प्रेरित मामले इस अधिकार क्षेत्र में नहीं होंगे। संविधान बनाने से पहले की गई नई संधियों, समझौतों आदि के मामले भी इसमें शामिल नहीं होंगे। वित्त आयोग संबंधी विवाद भी नहीं शामिल होगा। केंद्र व राज्यों के मध्य खर्चों व पेंशन से संबंधित विवाद भी नहीं शामिल होंगे। किसमें हम पॉइंट पढ़ रहे हैं? 131 सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता प्रारंभिक अधिकारिता के बारे में। समवर्ती क्षेत्राधिकार, वे मामले जिन पर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों सुनवाई कर सकते हैं उन्हें समवर्ती क्षेत्राधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट का वर्णन है। अनुच्छेद 132 सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता का वर्णन है। संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। अनुच्छेद 132 में। अनुच्छेद 133 में दीवानी सिविल मामलों की अपील का वर्णन है। पहले 20,000 की सीमा थी, लेकिन 30वें संविधान संशोधन द्वारा 1972 द्वारा इस सीमा को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 134 में आपराधिक मामलों में अपील, फौजदारी मामलों में अपील, इन सब का वर्णन है। अनुच्छेद 135 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्तमान कानूनों के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का उपयोग किया जाता है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त की जरूरत है, ऐसा बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को अपने पास मंगा सकता है, सैन्य मामलों को नहीं। अनुच्छेद 137 में न्यायिक समीक्षा का वर्णन है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने निर्णयों की समीक्षा करना, न्यायिक पुनरावलोकन करना। अनुच्छेद 138 में संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारों व शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। वे मामले जो संघ सूची के हैं उनका वर्णन 138 का 1 में है। 138(2) में वे मामले जो केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध करार के मामले हैं। अनुच्छेद 139 139 में संसद कानून बनाकर रिट जारी करने की शक्ति में वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 139 का में 42 संविधान संशोधन द्वारा सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। अनुच्छेद 140 में संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट को आनुषंगिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 141 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। 142 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण है। अनुच्छेद 141 में सलाहकारी क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सार्वजनिक महत्व के मामले पर सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 144 में भारत के सभी कर्मचारी अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली से सहयोग करेंगे। 145 में न्यायालय के नियम का वर्णन है। सर्वोच्च अनुच्छेद 146 में सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करता है। अनुच्छेद 147 में निर्वाचन और व्याख्याओं का वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता,
संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 रिट जारी कर सकती है। बंदी, प्रत्यक्ष रिट, परमादेश, परिच्छेद, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। यह रिट अधिकारिता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, अतः संसदीय शक्ति को ना तो कम कर सकती है और ना ही समाप्त। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह किसी व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से बंधक बनाया जाता है। इस स्थिति में न्यायालय यह रिट जारी कर सकता है। यह सरकार तथा निजी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। परम आदेश, किसी राजनीतिक या प्रशासनिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे कर्तव्य पालन कराने के लिए न्यायालय यह रिट जारी करता है। यह रिट निष्क्रिय को सक्रिय करती है। प्रतिषेध, यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय को जारी की जाती है। यदि कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो उसे रोकने के लिए यह रिट जारी की जाती है। उत्प्रेषण, यह भी उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। यदि निम्नतम न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करे, इसके तहत उच्चतम न्यायालय उस मुकदमे को अपने पास मंगवाता है। अधिकार परीक्षा, यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी राजनीतिक या प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया जाता है जिसके लिए उसके पास पर्याप्त योग्यता नहीं है, उस स्थिति में उसके विरुद्ध यह रिट जारी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य है क्योंकि उसे यह शक्ति अनुच्छेद 32 से प्राप्त है तथा अनुच्छेद 32 नागरिकों का मूल अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी कर सकता है, यह अन्य मामलों में रिट जारी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति आपातकालीन के दौरान अनुच्छेद 32 निलंबित किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में रिट जारी नहीं की जा सकती। गोपनीयता का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2017 में KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में कहा, यह एक मौलिक अधिकार है। गोपनीयता का अधिकार, यह एक मौलिक अधिकार है। गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अध्यक्षता में किया गया। गोपनीयता के अधिकार का वर्णन। BN श्री कृष्ण समिति, डेटा संरक्षण पर बनी समिति 2018 में बनी थी। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 में आया। गोपनीयता विधेयक लोकसभा में रखा गया लेकिन पास नहीं हो पाया। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अल्प न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन के लिए संसद अधिकृत है। भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार लेखा नियंत्रक होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश HG कानिया जो कि 50 से 51 रहे, MP शास्त्री 51 से 54, मेहरचंद महाजन जो कि 54 से 4 जनवरी से 22 दिसंबर तक रहे, VK मुखर्जी, SR दास, VP सिन्हा, PV गजेंद्र गढ़, AK सरकार, KS सब, KN वाचू, M हिदायतुल्ला, JC शाह, MM सिकरी, NN मिर्जा, हिदायतुल्ला बेग, YV चंद्रचूड़, PN भगवती, RN पाठक, CS वेंकटरमैया, S मुखर्जी, रंगनाथ मिश्र, KN सिंह, MH कानिया, ML वर्मा, MN विश्वरैया, MM अहमदी, JS वर्मा, AM मुंशी। इस तरह से ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। 9 नवंबर 2022 से वर्तमान तक हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो कि अभी हैं। थैंक यू।